कुछ रातें, कुछ मंजर हमारी रूह पर ऐसे गहरे निशान छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते बल्कि और गहरे होते चले जाते हैं। उस काली रात मैंने और मेरे साथी ने जो देखा, जो महसूस किया, उसने हमारी ज़िंदगी की दिशा ही बदल दी। मौत का साया हमारे इतने करीब से गुजरा था कि आज भी हर अनजानी आहट में वही खौफ महसूस होता है। हम अब वो नहीं रहे जो पहले थे। वो रात हमारी आत्माओं पर एक ना मिटने वाला दाग दे गई। मेरा नाम रवि है। मैं भारतीय रेलवे से एक रिटायर्ड ट्रेन गार्ड हूँ। 32 साल मैंने इस लोहे के घोड़े की पीठ पर बिताए हैं। अनगिनत रातें, कभी सुनसान पटरियों पर सिर्फ ट्रेन की खटर पटर और सर्द हवा के शोर के साथ, तो कभी घने जंगलों के बीच जहां अंधेरा अपनी पूरी सल्तनत लिए बैठा रहता है। कभी छोटे छोटे गांव, कभी भीड़ भाड़ से भरे शहर और कभी पूरी रात उस अकेलेपन में जहां सिर्फ पटरी की आवाज़ और हवा की सरसराहट ही साथी होती है। थकी आंखें और अनगिनत सवाल। वो रातें कितनी लंबी लगती थी, ये सिर्फ एक गार्ड ही समझ सकता है। ट्रेन में अगर कोई सच में अकेला होता है तो वो हम गार्ड्स हैं। इंजन में तो लोको पायलट और उसका सहायक होते हैं, पर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में सिर्फ हम। ना कोई साथी, ना कोई सहारा, बस हम और हमारी जिम्मेदारी। सुविधा के नाम पर केवल जंग लगी बेंच और टेबल, टूटी हुई टॉयलेट और पानी की कोई व्यवस्था नहीं। हाँ, एक रेडियो ज़रूर होता है लोको पायलट से संपर्क में रहने के लिए, और खतरे वो तो हर पल मंडराते हैं। हम कई बार ऐसे वीरान इलाकों से गुजरते हैं जहाँ कुछ भी हो जाए तो किसी को खबर तक नहीं होगी। क्या आपने कभी सोचा है उस अकेलेपन में, उस घने अंधेरे में अगर कुछ भयानक हो जाए तो क्या होगा? खैर, वक्त के साथ हम इस रूटीन में ढल जाते हैं। एक अलग ही रोमांच होता है इस काम में। हर दिन वही रास्ते, लेकिन हर बार एक नया अनुभव। ये काम जो हर दिन एक जैसा लगता है, कभी ना कभी आपको वो पल ज़रूर देता है जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। रात के अंधेरे में जब ट्रेन बेतहाशा रफ्तार से दौड़ती है और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। एक अजीब सी चुप्पी या फिर एक अनजानी आवाज़ जिससे आप भ्रमित हो जाते हैं। क्या वो सच था या सिर्फ आपकी इमेजिनेशन? ऐसे सवाल उस अकेलेपन में और भी डरावने लगते हैं। लेकिन वो रात कुछ और ही थी। ऐसी थी जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकता। उस रात का एहसास आज भी मेरे जहन में ताज़ा है। वो मेरी पूरी जिंदगी के अनुभवों से कहीं ज़्यादा भयानक था। ट्रेन की खटर पटर और पटरियों की आवाज़ में एक अजीब सा सन्नाटा घुला हुआ था। बाहर का अंधेरा वो बाकी रातों से कहीं ज़्यादा गहरा महसूस हो रहा था। उस रात मेरी जिंदगी का सबसे अजीब और खौफनाक किस्सा लिखा जा रहा था। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उस रात क्या हुआ होगा जो एक अनुभवी गार्ड की रूह तक को खपा गया? नए साल की शुरुआत थी। जनवरी का पहला हफ्ता। वो एक ठंडी रात थी। सर्दी अपनी चरम पर थी और इतनी ठंड थी कि आप कितनी भी मोटी यूनिफॉर्म और जैकेट पहन लो, वो ठंड आपकी हड्डियों में समा ही जाती थी। इंजन रूम में तो लोको पायलट को इंजन की गर्मी से थोड़ी राहत थी, लेकिन पीछे हम गार्ड्स की हालत खराब रहती थी। खैर, वो रात का अंधेरा और ठंडी हवा मिलकर एक अजीब सा एहसास दे रहे थे, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। ट्रेन अपने सामान्य रूट पर दक्षिण की ओर जा रही थी। ये रूट मध्य प्रदेश के घने और जंगली जंगलों से होकर गुजरता था। ये कोई खास रूट नहीं था, ये ज़्यादातर दूर दराज के गांवों को जोड़ता था।
इस रूट पर बस एक दो लोकल ट्रेन और ज़्यादातर मालगाड़ियाँ ही चलती थी। यात्री भी हमेशा कम ही होते थे। इस रूट पर मैंने अनगिनत बार सफ़र किया था। हर मोड़, हर स्टेशन मुझे अच्छी तरह से याद है। रास्ते में पड़ने वाले जंगलों से जब ट्रेन गुजरती तो मुझे कुछ अजीब सा लगता था, जैसे इन अंधेरे जंगलों में कोई है जो मुझे देख रहा हो। लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये तो मेरा काम था। मुझे हर दिन इसी रूट पर यात्रा करनी थी। आज की कहानी के सफ़र में मेरा एक साथी था, हरीश। वो लोको पायलट था जो उस ट्रेन को चला रहा था। उसके साथ मैंने कई महीनों तक काम किया था। हरीश इस रूट पर नया था, लेकिन वो बहुत समझदार और बहादुर लड़का था। मुझे यकीन था कि वो किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। वो उम्र में मुझसे छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गर्मजोशी थी जो हर नौजवान में होती है। उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा और दोस्ताना था। ऐसा लगता था कि वो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। लेकिन उस रात उस बहादुर लड़के के हिम्मत की परीक्षा थी। वो अक्सर अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों के बारे में बातें करता था। उसकी बातों में एक खास तरह का प्यार था, जैसे वो उन पलों को अपने दिल में हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहता हो। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दौड़ जाती थी, जैसे वो अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों में पूरी तरह समाया हुआ हो। हरीश की बातें सुनकर मुझे लगता था कि वो इस दुनिया की उन लोगों में से था जो खुद को किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर बनाए रखते हैं। उसकी बातें न सिर्फ हंसाती थी, बल्कि समय के साथ उसकी और मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उसकी सादगी और उसकी ज़िंदगी के छोटे छोटे पल मुझे हमेशा याद आते हैं। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। मुझे साफ साफ याद है, हमने सिवनी नाम के स्टेशन को रात के करीब 12 बजे पार किया था। वो रास्ते में आने वाला आखिरी बड़ा स्टेशन था। उसके बाद ट्रेन को घने जंगलों में कई मील तक बिना किसी और बड़े स्टेशन के चलना था। जैसे ही ट्रेन ने उस स्टेशन को पीछे छोड़ा और जंगलों में जाने लगी, सब कुछ एकदम शांत हो गया। सिर्फ ट्रेन की आवाज़ और पटरियों की खटर पटर सुनाई दे रही थी। मेरे मन में कुछ घबराहट सी हो रही थी, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया। हरीश की भी मैंने रेडियो पर खबर ली। वो एकदम नॉर्मल था। हमें काफ़ी दूर सफ़र करना था, लेकिन उस अजनबी खामोशी ने जैसे पूरे माहौल को घेर लिया था। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मेरा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है, तभी मुझे बेचैनी लग रही है। हमें सिवनी से निकले करीब 2 घंटे हो गए थे। अब हम मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच थे। मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने सोचा कि अब अगले 2-2.5 घंटों तक कोई बड़ा स्टेशन या सिग्नल नहीं है, तो थोड़ा आराम कर लेता हूँ। मैं उसी लोहे की बेंच पर लेट गया। नींद लगना तो असंभव था। मैं बस आंखें बंद करके लेटा रहा, लेकिन मुझे बाकी रातों से कुछ अलग और अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो पेड़ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, जैसे मानो जंगल ने भी अपने सांसें रोक ली हो, जैसे हवा रुक सी गई हो। अब नींद तो आने से रही। यही सोचकर मैं केबिन के बाहरी हिस्से में आ गया। आप लोगों ने देखा होगा, मालगाड़ी के आखिर में गार्ड का डिब्बा आधा खुला हुआ होता है। ठंड बहुत थी, तो मैंने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। ट्रेन की स्पीड लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। सिगरेट का कश लेते हुए मैं चारों तरफ अंधेरे और घने जंगल को देख रहा था। ये सब कितना खूबसूरत होते हुए भी इतना डरावना लग रहा है। मैंने मन ही मन सोचा। मेरी सिगरेट आधी खत्म हुई ही थी कि मैंने महसूस किया कि ट्रेन की स्पीड कम होने लगी है। मुझे लगा इंजन में कोई दिक्कत आ गई होगी।
हालांकि ये पहली बार नहीं था जब ट्रेन इस ट्रैक पर धीमी पड़ी हो। पुरानी पटरियों और डीजल के इंजन के चलते ये अक्सर होता था, लेकिन इस बार कुछ था जो अलग था। ट्रेन की रफ्तार कम हुई, लेकिन आज की खामोशी और बाहर का सन्नाटा इन सब ने मेरी चिंता बढ़ा दी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा में कोई घनी चुप्पी समाई हो, जैसे सब कुछ ठहरा हुआ हो। हालांकि मुझे इस रूट पर रात को अक्सर सियार, उल्लू और कई जंगली जानवरों की आवाज़ें आती थी, लेकिन आज सब कुछ शांत था, जैसे जंगल पूरी तरह खाली हो गया हो। उस खामोशी में क्या छुपा था जिसने एक अनुभवी गार्ड के दिल में भी डर पैदा कर दिया। मेरे मन में अजीब सी अनहोनी का एहसास हो रहा था, लेकिन मैं इसे सिर्फ संयोग मानने की कोशिश कर रहा था। फिर भी दिल में कुछ सवाल थे, कुछ शंका थी जो मुझे महसूस हो रही थी। अब ट्रेन बिल्कुल धीमी हो गई थी। मुझे ये सही नहीं लग रहा था। मैंने रेडियो पे हरीश से पूछा, हेलो हरीश, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हमें इस सेक्शन में रफ्तार बनाए रखनी चाहिए। तुमने ट्रेन धीमी क्यों कर दी? मेरी आवाज़ थोड़ी तेज थी और मन में अजीब सी चिंता फैलने लगी थी। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर रेडियो पर हरीश की आवाज़ आई, लेकिन उसकी आवाज़ जो हमेशा शांत और स्थिर रहती थी अब कुछ बदली बदली सी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, इंजन पावर खो रहा है। मैं इसे रोक कर गेज चेक करने जा रहा हूँ। आप अंदर रहो, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको रेडियो पर खबर करूँगा। उसकी आवाज़ में जो बेचैनी थी वो साफ सुनाई दे रही थी। हरीश हमेशा शांत और स्थिर रहने वाला आदमी था। वो कभी घबराता नहीं था। अगर वो बेचैन था तो इसका मतलब था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। मैंने रेडियो के रिसीवर को फिर से कसकर पकड़ा, लेकिन उसके जवाब के बाद भी मेरे मन में एक घबराहट थी। वो कभी डरता नहीं था, फिर आज इतना परेशान क्यों था? फिर से रेडियो पर हरीश की आवाज़ आई, सर सारे गेज नॉर्मल हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इंजन पावर खो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन किसी चीज़ में फंस गया हो। मैं आगे की तरफ से सारे ब्रेक्स का एयर प्रेशर चेक करते हुए आता हूँ। आप पीछे से ब्रेक्स चेक करते हुए आगे बढ़ो। ऐसा कहते ही एक जोर की आवाज़ आई, जैसे लोहे के दो टुकड़े आपस में टकराए हों, और रेडियो पर बस स्टैटिक था। हरीश की आवाज़ आना बंद हो गई थी। वो भयानक टकराने की आवाज़ क्या थी? और हरीश की आवाज़ अचानक आना बंद क्यों हो गई? अब मुझे हरीश की चिंता हो रही थी। मैंने फिर से एक बार रेडियो पे हरीश को कांटेक्ट करने की कोशिश की। हरीश, हेलो हरीश, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सब ठीक तो है ना वहाँ? मैंने कई बार ट्राई किया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अब मुझसे रहा नहीं गया और मैं टॉर्च लेकर अपने केबिन से नीचे उतर ही रहा था कि मैंने सुनी एक आवाज़। वो बहुत ज़ोर की आवाज़ थी, जैसे कोई बहुत भारी चीज़ ट्रेन के डिब्बे से टकराई हो। मैंने टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था। अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैं नीचे उतरकर इंजन की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी जल्दी बढ़ते कदमों के साथ पथरीले रास्ते पर मेरे जूते आवाज़ कर रहे थे। मैंने मन ही मन खुद से कहा, ये सब मेरे मन का वहम है। रात का सन्नाटा और काम की चिंता मेरे अंदर भ्रम पैदा कर रही है। फिर भी एक एहसास मुझे बता रहा था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है, और मैं जितना इससे बचने की कोशिश करता उतना ही वो ख्याल मुझ पर हावी होता जा रहा था। अब आपको तो पता ही है, मालगाड़ी एक आम पैसेंजर ट्रेन से 2 गुनी 3 गुनी लंबी होती है। मुझे काफ़ी समय लग रहा था हरीश तक पहुंचने में। मैं लगभग भागते हुए आगे बढ़ रहा था और बीच बीच में रेडियो पे हरीश को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। हरीश, हरीश,
क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हरीश, जवाब दो। लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा था। ये चीज मेरी बेचैनी और बढ़ा रही थी कि कहीं हरीश के साथ कुछ गलत ना हुआ हो। ऊपर से अंधेरा इतना घना था कि टॉर्च की रोशनी भी उसके सामने फीकी थी। मैं बस 1-2 डब्बों की दूरी तक ही देख पा रहा था, वो भी धुंधली थी। भागते भागते अब मैं लगभग ट्रेन की आधी लंबाई पार कर चुका था। तभी मुझे वो तेज आवाज फिर से आई, जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रेन से टकराई हो। इस बार तो ट्रेन भी हिल गई। मैं चौंक कर अपनी जगह पे जम गया। दोस्तों, जरा आप सोचिए कि जो चीज ट्रेन के डिब्बे को हिला दे वो कितनी भयानक हो सकती है, और वो भी इस सुनसान जंगल में। अंधेरे में टॉर्च मारकर मैं इधर उधर देखने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसने ट्रेन तक को हिला दिया। मेरे मन में शंका थी कि कहीं पटरी टूटी हुई ना हो जिससे ट्रेन का बैलेंस बिगड़ गया हो, या फिर कोई बड़ा चोरों का गिरोह ना हो जो जेसीबी वगैरह लेकर आए हों। लेकिन जो मैंने अगले पल देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। क्या था वो भयानक मंजर? तभी मैंने 3-4 डब्बे आगे उसे देखा। कोई बहुत बड़ी सी आकृति थी। उसकी लंबाई ट्रेन के डिब्बे से थोड़ी ज्यादा थी। उसका शरीर किसी भालू या गोरिल्ला की तरह लग रहा था, लेकिन इतना बड़ा कोई भालू या गोरिल्ला नहीं होता। वो 2 पैरों पर खड़ा था, लेकिन उसके हाथ लगभग जमीन तक लटक रहे थे। अंधेरे में मुझे बस उस चीज की धुंधली आकृति ही दिखाई दे रही थी और उसकी चमकदार आंखें। तभी उस चीज ने ट्रेन के एक डिब्बे पर अपने नाखूनों से खरोचना शुरू किया। वो आवाज बेहद कर्कश थी, कान फाड़ने वाली। मैं वो सहन नहीं कर पा रहा था और टॉर्च नीचे रखकर दोनों हाथों से अपने कान ढकने की कोशिश करने लगा। कुछ 1 मिनट के बाद वो आवाज आना बंद हो गई और मैंने टॉर्च से देखने की कोशिश की, पर वो आकृति अब वहां नहीं थी। मैंने मन ही मन सोचा कि अब वहां रुकना खतरे से खाली नहीं है, और मैं ट्रेन के आधे हिस्से में था जहां से इंजन और गार्ड का डिब्बा बराबर दूरी पर थे। सो मैंने डिसाइड किया कि मैं इंजन की तरफ जाऊंगा ताकि वहां हरीश भी हो मेरे साथ। मैंने आगे बढ़ना शुरू किया और जब मैं उस डब्बे के पास पहुंचा जहां मैंने उस चीज को खड़ा देखा था, तो उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस चीज ने लोहे से बने उस डिब्बे को किसी कपड़े की तरह चीर दिया था अपने पंजों से। मैंने मन में कहा, हे भगवान, ये क्या चीज है? आज किससे पाला पड़ गया? क्योंकि ये काम इस धरती का कोई भी जानवर नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना भी ताकतवर हो। अब डर मेरे अंदर पूरी तरह समा गया और मैं तेजी से भागने लगा हरीश के पास इंजन में पहुंचने के लिए, क्योंकि अब मुझे वो ही थोड़ी सुरक्षित जगह लग रही थी। भागते हुए मैंने कई बार हरीश से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आ रहा था। उस पथरीली जमीन पर भागना मुश्किल हो रहा था, लेकिन जब जान पर बन आए तो इंसान क्या नहीं कर सकता। एक डिब्बा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मैं भागता गया। तभी अचानक रेडियो पर हरीश की आवाज सुनाई दी। वो बेहद घबराया हुआ मुझसे पूछ रहा था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा, मैं ट्रेन की दाईं तरफ से इंजन की तरफ आ रहा हूँ। क्या हरीश ने भी उस भयानक चीज को देख लिया था? हरीश इंजन रूम से बाहर आया और मुझे इशारा करके जल्दी आने को कहा। उसकी जल्दबाजी से मुझे समझ में आ गया कि शायद हरीश ने भी उसे देख लिया था। अब बस मैं इंजन के पिछले छोर पर ही था, तभी मैंने सुनी वो आवाज। वो चीज, या कहूं शैतान, मुझे देख के गरज रहा था। उसे देखते ही मेरा खून जम गया, मुझे जैसे लकवा मार गया हो। मैं एक सुध वहीं जम गया। मेरी नजरें उसकी नजरों से मिली और जैसे वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा हो, मेरे अंदर एक भयानक डर का एहसास हो रहा था। जैसे वो मेरे दिमाग में
ये सब विचार भेज रहा हो और पीछे से हरीश की आवाज़ें लगातार आ रही थी। फिर वो शैतान मेरी तरफ तेज़ी से दौड़ना शुरू किया। उसकी तेज़ी जैसे कोई मायावी शक्ति हो। इतना तेज़ भागते मैंने आज तक किसी इंसान या जानवर को नहीं देखा था। तभी अचानक मेरा सम्मोहन टूटा और मैं फिर से मुड़ के इंजन की तरफ भागने लगा हरीश के पास। मैं लगभग पहुंच ही गया था, पर वो शैतान तब तक मेरे बेहद करीब आ चुका था। उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया। मैं दोनों हाथों से इंजन की रेलिंग को पकड़े हुए था कि कहीं वो शैतान मुझे खींच कर न ले जाए। तभी हरीश एक बड़ा सा रॉड लेकर आया और उस शैतान के सर पर जोर का वार किया। एक पल के लिए वो शैतान चौंक कर अपनी पकड़ ढीली करते हुए मेरे पैर को छोड़ दिया। बस उसी पल हरीश मुझे खींचकर इंजन रूम के अंदर ले गया और दरवाज़ा पूरी ताकत से बंद कर दिया। ये क्या था? मैंने चौंकते हुए पूछा। मेरी आवाज़ में घबराहट थी और मुझे ये समझने में वक्त लग रहा था कि जो कुछ भी अभी अभी हुआ था वो असल में क्या था। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था और मेरे दिमाग में विचारों का जाल बनने के बजाय केवल एक ही खौफनाक छवि घूम रही थी, उस विचित्र और डरावनी चीज़ की। क्या वो सच में कोई शैतान था या कुछ और जो इस दुनिया का नहीं था? मुझे नहीं पता, हरीश ने हल्के से थकी हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज में डर साफ तौर पर दिख रहा था, जो मैंने कभी पहले नहीं सुना था। लेकिन वो इंसान नहीं था और वो अकेला नहीं था। मैंने कभी ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, हरीश ने कहा, और उसकी आवाज में जो डर था वो मुझे और भी ज्यादा डरा रहा था। ये वो हरीश था जो हमेशा शांत रहता था, लेकिन आज उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो बता रहा था कि हम दोनों अब किसी ऐसे खतरे के बीच में थे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। हम दोनों को इस बात का एहसास हो गया कि हम यहाँ रुक नहीं सकते। उस चीज़ की ताकत के आगे इंजन रूम भी दम तोड़ देगा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं थी। हमें यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना था, किसी भी दिशा में, इस जंगल से बाहर। हरीश ने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कंट्रोल्स को फिर से घुमाना शुरू किया। इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ट्रेन स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जैसे इंजन भी जवाब दे चुका हो। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी जादुई ताकत से बंधी हो और हम उस जगह पर फंसे हुए हों। हमारे आसपास का माहौल अब और भी ज़्यादा डरावना हो चुका था। बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया था और हवा में उस शैतान की चीखें गूंज रही थी। हम कहीं नहीं जा सकते थे और ये एहसास मेरी हड्डियों तक में सिहरन पैदा कर रहा था। इस घड़ी में हम पिंजरे में कैद एक आसान शिकार जैसे थे और बाहर हमारा शिकार करने वो चीज़ घूम रहा था। फिर वही भयानक आवाज़ गूंजी, इस बार सीधे इंजन के छत से आई। वो चीज़ अब इंजन की छत को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया। उसके ताकत का अंदाज़ा यही था कि इंजन रूम की छत भी मुड़ना शुरू हो गई थी। क्या हमारी जान बचने वाली थी? क्या वो शैतान हमें इंजन के अंदर से खींच लेगा? हरीश, ट्रेन स्टार्ट करो, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। मेरी आवाज़ में इतनी घबराहट और डर थी कि हरीश भी एक पल के लिए कांप गया। हरीश ने हांफते हुए पूरे ताकत से इमरजेंसी लीवर को खींचा और ट्रेन थोड़ी सी हिली। मैंने कहा, हरीश, पूरी स्पीड से ट्रेन को यहाँ से निकालो। हमें अब कोई फर्क नहीं पड़ता था कि हम कहाँ जा रहे थे। बस हम ये चाहते थे कि हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल जाएं। हरीश ने ट्रेन का पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो चीज़ ट्रेन को खींचकर रोकने की कोशिश कर रहा हो। धीरे धीरे ट्रेन स्पीड पकड़ने लगी, लेकिन अब भी उस चीज़ का खौफ और उसकी आवाज़ें हमें दूर से महसूस हो रही थी।
जैसे कोई जानवर अपना शिकार छूटने पर गुस्सा हो। लेकिन हरीश ने जैसे तैसे ट्रेन को वहां से निकाल ही लिया। ट्रेन की रफ्तार अब बेहद तेज थी। हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता था। डिब्बे पटरी से उतर सकते थे, लेकिन अब हमें इन सब चीज़ों की कोई चिंता नहीं थी। हमें बस उस चीज़ से पीछा छुड़ाना था। ट्रेन तेज़ रफ्तार से दौड़ती गई और अगले कुछ घंटे बस धुंधलापन और सन्नाटा था। हम दोनों के मन में एक ही अजीब सी खामोशी थी। हम दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। ट्रेन के बाहर की दुनिया पूरी तरह से गायब लग रही थी, जैसे रात का अंधेरा उसे निकल गया हो। किसी भी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी, न जंगल की, न हवा की, बस एक घना सन्नाटा। लेकिन इस सन्नाटे में कुछ था, कुछ ऐसा जो मुझे बेचैन किए जा रहा था। मेरी आत्मा में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे कुछ अनकहा, कुछ खौफनाक। मुझे यह महसूस हो रहा था कि हम भले ही उस चीज़ से बच निकले हों, लेकिन वो अब भी वहीं कहीं छुपा हुआ था, हमारी खोज में, या शायद वो हमारे पीछे आ रहा हो। हम दोनों ट्रेन में चुपचाप बैठे रहे। डर के मारे हमारा दिमाग सुन्न पड़ गया था। हर एक पल में मेरी आंखों के सामने वही डरावनी छवि घूम रही थी, वही शैतान, उसकी चमकती आंखें और उसका भयानक आकार। मैंने हरीश की तरफ देखा, वो भी बिल्कुल चुप था। उसकी आंखों में वही घबराहट और डर थी जो मैं महसूस कर रहा था। आखिरकार हम अगले स्टेशन पे पहुंचे। वो एक छोटा सा गांव, जिसका नाम भी शायद कभी किसी ने सुना हो। प्लेटफॉर्म की बत्तियां धीमी रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो भी अपनी चमक खो चुके हों। हम दोनों ट्रेन से उतरकर जैसे ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, हमारी टांगें कांप रही थी। थकावट और डर का एक अजीब सा मिश्रण था जो हम पर हावी हो रहा था। न हम कुछ बोल पाए, न कुछ सोच पाए, बस हम चुपचाप चलते गए, जैसे कुछ बोलने से हम उस शैतान को फिर से बुला सकते थे। हमारे कदम बिना किसी दिशा के थे, बस किसी तरह उस डरावनी रात से बाहर निकलने की एक कोशिश। हमें अब भी डर था कि कहीं वो शैतान हमारे पीछे यहाँ तक ना आ जाए। उस स्टेशन पर कुछ देर रुककर हमने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया, फिर ट्रेन लेकर आगे बढ़ गए, क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी थी। हमने रेडियो पर अगले बड़े स्टेशन में खबर कर दी कि हमारी ट्रेन में कुछ बहुत बड़ी खराबी आ गई है। आप लोग वहाँ साइडिंग में हमारे ट्रेन के लिए जगह बना के रखिए। फिर करीब 1 घंटा और चलने के बाद हम उस बड़े स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन साइडिंग में लगा दी और ट्रेन से उतर गए। वहाँ मैकेनिक और इंजीनियर हमारे ट्रेन की हालत देखकर दंग रह गए। हम उन्हें क्या बताते कि हमारे साथ क्या हुआ था। अगर हम सच बताते तो कोई यकीन नहीं करता, और हम पर नशे में ट्रेन चलाने का आरोप लगने का भी खतरा था। सो हमने बोल दिया कि हम पर जंगल में किसी बहुत बड़े गिरोह ने बड़ी बड़ी मशीनों से हमला कर दिया था और हम बड़ी मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से भागे हैं। हरीश और मैंने आपस में समझौता किया कि हम इस राज को अपने अंदर ही दफन कर देंगे, क्योंकि हमारी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा हमें ही पागल और नशेड़ी कहेगा। उस घटना को 9 साल हो चुके हैं। अब मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन हरीश अब भी ड्यूटी पर है। उसको रिटायर होने में अभी कई साल हैं। वो घटना मेरे सीने में एक बोझ की तरह है, जिसे मैं किसी को बयां करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन होगा या नहीं, लेकिन उस शैतान के पंजों के निशान जो ट्रेन के डिब्बे पर थे, वो झूठ नहीं बोल सकते। उस रात जिस शैतान का हमने सामना किया था, वो कुछ और ही था। वो कोई भूत पिशाच या कोई प्रेत जैसा नहीं था जिसकी हम अक्सर बातें करते हैं। वो कुछ और ही था, जैसे वो इस दुनिया का ही ना हो। वो किसी और दुनिया से आया हुआ लग रहा था। उसकी शारीरिक बनावट और उसकी तेजी जैसे पृथ्वी के हर फिजिकल नियमों के विरुद्ध थी। क्या हमारी दुनिया से परे भी कुछ मौजूद है? क्या हमने उस रात किसी ऐसी ही शक्ति का सामना किया था
उस घटना के बाद मैं और हरीश कई बार उस रूट पर गए, लेकिन फिर कभी हमारा सामना उस शैतान से नहीं हुआ। शायद वो जिस दुनिया से आया था वहाँ वापस चला गया या पृथ्वी में कहीं और चला गया, हमें नहीं पता। उस रूट से गुजरते हुए मैं कभी गार्ड के डिब्बे में नहीं बैठा। मैं हमेशा इंजन के अंदर बैठता था, क्योंकि पूरे ट्रेन में वही एक सबसे सुरक्षित जगह थी। उस रात के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। हर छोटी सी आहट मुझे उस भयानक रात की याद दिलाती थी। हरीश का भी कुछ ऐसा ही हाल था। हम दोनों जानते थे कि हमने कुछ ऐसा देखा है जो इस दुनिया का नहीं था। मैंने रेलवे की अपनी बाकी की सर्विस में और कई रातें गुजारी, कई और सुनसान रास्तों पे मेरी ट्रेन गुजरी, लेकिन उस रात जैसा खौफ मैंने कभी महसूस नहीं किया। अब वो रोमांच जो कभी इस काम का हिस्सा हुआ करता था, हमेशा एक अनजाने डर में बदल गया। हर अंधेरी सुरंग, हर वीरान स्टेशन, हर घने जंगल, सब कुछ मुझे उस शैतान की याद दिलाता है। कई बार मैंने सोचा कि क्या मुझे किसी को बताना चाहिए, क्या मुझे उस रात की सच्चाई दुनिया के सामने रखनी चाहिए, लेकिन फिर वही डर मुझे रोक लेता था। कौन यकीन करेगा? लोग हमें पागल समझेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे, और शायद वो शैतान फिर से लौट आए हमारी कहानी सुनकर। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी, एक ऐसी रात की कहानी जिसने मेरे और मेरे साथी की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक ऐसी रात जिसने हमें दिखाया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद हैं जिन पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। अगर मैं चाहूँ तो कई घंटों तक उस पर बात कर सकता हूँ। उस रात का एक एक सेकंड मेरे दिमाग में किसी दाग की तरह छपा हुआ है, लेकिन मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों तक ये कहानी पहुँचाकर मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ है। दोस्तों, हम जितना समझते हैं इस दुनिया को, वो उससे कहीं ज़्यादा बड़ी और रहस्यमयी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे अपने सुझाव और विचार कमेंट करें, जिससे मुझे आपके लिए और अच्छी कहानी लाने की प्रेरणा मिलेगी। मेरे इस डरावने सफ़र में मेरा साथी बनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं डर के एक नए साए में।